अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर जो है सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि आज एमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद से चलकर औरंगाबाद पहुंचे थे और औरंगाबाद आते के साथ उन्होंने 3 बड़े जो है वो ऐलान किए हैं। आपको एक कर विस्तार से बताएंगे और तीनों अहम पॉइंट है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है महाराष्ट्र को लेकर। दोस्तों नंबर 1 में आपको बता दें कि बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने आज जो है हज कमेटी औरंगाबाद जो है वहाँ पर उन्होंने वक्फ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जो है वो चाह रही है कि वक्फ की ज़मीन किसी तरह से छीना जाए। उसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज को और मुस्लिम लोगों को जो है कहीं ना कहीं परेशान करने की साजिश है। नंबर 2 बड़ी खबर में बता दें दोस्तों कि बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी से जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं तीसरा और अहम जो है वो ये है कि एमआईएम पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जो है 5 विधानसभा सीटों का जो है वो ऐलान आज बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आपको बता दें कि एक एक सीट के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर करें और अपना कमेंट भी एक ज़रूर करें क्या महाराष्ट्र में एमआईएम को कितने सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि 5 विधानसभा सीटों के लिए महाराष्ट्र में ऐलान कर दिया गया है एमआईएम की तरफ से। खुद बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने ये अनाउंसमेंट किया है। उसमें आपको बता दें कि सबसे पहला नाम जो है एमआईएम के पूर्व सांसद औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील का है। इम्तियाज़ जलील जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं औरंगाबाद से। नंबर 2 में बात किया जाए तो वो वर्तमान में जो विधायक है धुले विधानसभा सीट से फारूक शाह जो है वो खुद उम्मीदवार होंगे। वहीं तीसरा नंबर पे बात किया जाए तो मालेगांव जो वर्तमान विधायक है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब वो उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। वहीं बता दें आपको वर्सोवा मुंबई विधानसभा सीट से जो है रईस लश्करिया जो है वो कैंडिडेट होंगे। वहीं आखिरी जिसका अनाउंसमेंट हुआ है वो है सोलापुर विधानसभा और यहाँ से जो है फारूक शाब्दी जो है वो कैंडिडेट होंगे। तो 5 कैंडिडेट का जो है आज अनाउंसमेंट बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी के द्वारा कर दिया गया है और महाराष्ट्र की सियासत में जो है हलचल शुरू हो गई है। बता दें कि पहले इम्तियाज़ जलील ने कहा था कि हम 9 तारीख तक रुक रहे हैं। अगर 9 तारीख के अंदर एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है गठबंधन को लेकर तो ठीक है, वरना हम जो है सीट का अनाउंसमेंट करना शुरू कर देंगे और उसी सिलसिले में जो है ये अनाउंसमेंट हुआ है। देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुनिए, मेरा राइट है ना, तुम तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तुम एक चैनल के लिए काम करते, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अब जवाब नहीं दूं, मत दूं। तो इस चुनाव में इम्तियाज जलील भी कैंडिडेट रहेंगे। इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये 5 नाम दे दिया मैं, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, क्योंकि 2 तो एमएलए है, एक मालेगांव से और एक हमारे धुलिया से, तो ये तो रहेंगे। अब और कितने कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही। आज आप देखिए कि आज से चंद दिन पहले हाजी अशरफ अली मुनियार साहब को ट्रेन में जा रहे थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास डब्बे में क्या है, तो उन्होंने कहा भैंस का गोश्त। एक 70-75 साल के बूढ़े को ट्रेन में मारा और पीटा गया और उसके बाद उनको कहा गया कि आप कंप्लेन नहीं करना वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे नंबर दिया, मैं हाजी अशरफ अली मुनियार से फोन पर बात किया, उनके बेटे से बात किया। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज साहब का कि उन्होंने यहां से जनाब खिजर पटेल एडवोकेट को भिजाया, जो गए मुंबई को थाने गए, वहां पर नॉन बेलेबल सेक्शन लगवाए, उनकी बेल को कैंसिल करवाया। फिर आप देखते हैं कि एक हरियाणा में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है गाड़ी में जा रहे, नौजवान बच्चे कभी खाना खा के जा रहे हैं,
गांव रक्षक, जिनको गांव रक्षक कहना तौहीन होगी, राक्षस कहना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बोला रोको गाड़ी। तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने समझा कि वे हमारे कोई दोस्त हैं जिससे हमने चंद दिन पहले लड़ाई लड़ी, कहीं वो हमको रोक कर ना मारेंगे। गाड़ी भगाया उन्होंने। 30 किलोमीटर तक इन गांव राक्षसों ने उस गाड़ी का ताक़ुब किया और फायरिंग की, और फायरिंग करने में एक बच्चा की जान चली गई। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे, और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। अच्छा, फिर मारने के बाद ये जालिम लोग क्या कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चों को गोली मार दी। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। फिर अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, एक 8 साल का बच्चा है, अपनी मां के साथ स्कूल गया और उसकी मां के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि यह बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मंजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं, ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता है धर्म परिवर्तन? बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से, और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्या है? अब तो माइनॉरिटी का जो वजारत अखिलती बहबूद में मौलाना आज़ाद फेलोशिप थी, जिसमें 800-900 करोड़ मिलते थे, अखिलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख भी शामिल है, वो पीएचडी करते थे। नरेंद्र मोदी ने उसको भी खत्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे।